रिया को अपने नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। उसे नए शहर में एडजस्ट होने में काफी दिक्कत आ रही थी। रिया का घर तो गांव में था, पर पिछले साल ही उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और कुछ बनने के लिए वो शहर आ गई। शहर तक आने में और यहाँ हॉस्टल ढूंढने में उसकी सहेली मीरा ने उसकी मदद तो बहुत की, पर वो उसे ऐसा हॉस्टल नहीं दिला पाई जहाँ पर उसे अच्छा रूममेट मिल सके। रिया का हॉस्टल था तो अच्छा, पर वो नया बना था और इसलिए वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। रिया, फाइनली तुम्हारा सारा सामान यहाँ सेट हो गया है। कुछ दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगा और तुम यहाँ कंफर्टेबल भी हो जाओगी। हाँ मीरा, उम्मीद तो यही है। मीरा रिया की हेल्प करके अपने घर चली जाती है और रिया अब अपने हॉस्टल रूम में अकेली थी। वो अपना डिनर करके सो जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था। रिया कॉलेज जाती, वहां से वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जाती और रात में वो रूम पर आकर थक हार कर सो जाती थी। उसे ये भी खबर नहीं रहती कि उसने डिनर किया या नहीं। पर इस रूम में कुछ अजीब था। रिया ने नोटिस किया कि उसके रूम का सामान अक्सर अपनी जगह से गायब हो जाता था और कहीं और ही पड़ा मिलता। अरे, ये बार बार मेरा सामान कैसे इधर उधर हो जाता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जरूर मैंने ही थकान की वजह से इधर उधर किया होगा और अब मुझे ही याद नहीं। इस तरह रिया ने उन चीजों पर शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन देर रात को वो अपने पार्ट टाइम जॉब से अपने रूम पर पहुंची। रिया को लेटते ही नींद आ गई थी कि उसने एक जोर की आवाज सुनी। उसने जब अपनी आंखें हल्की सी खोली तो उसने अपनी झलक को अपने सामने देखा। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। रिया ने देखा कि जिस बेड पर वो लेटी थी उसके ठीक सामने एक जीती जागती दूसरी रिया थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो खुद से बोलने लगी, ये सिर्फ ये सपना है। मैं थक गई हूँ और इसी वजह से मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे ही रिया ने दोबारा अपनी आंखें खोली उसके सामने कोई नहीं था। पर ये कोई भ्रम नहीं था। रिया के साथ ऐसा बार बार होने लगा। वो अक्सर अपने रूम में खुद को ही इधर उधर घूमते हुए देखती थी। इसी के साथ साथ उसकी चीजें भी गुम होने लगी। एक दिन उसने मीरा को मिलने के लिए बुलाया। मीरा रिया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रिया दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने को कहती है। मीरा रिया को देखकर हैरान थी, क्योंकि रिया की हालत किसी जिंदा लाश जैसी लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो बहुत थकी हुई थी। क्या हुआ है रिया तुम्हें? जरा खुद को देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। तुम सो नहीं पा रही क्या? नहीं मीरा, इस रूम में कुछ है, कुछ बुरा। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर हम आराम से बात करते हैं। मीरा हाँ बोल देती है और रिया किचन के अंदर चली जाती है। मीरा अपना फोन चलाने लगती है कि तभी बाथरूम में से रिया निकल कर आ जाती है। रिया को बाथरूम से निकलता देख मीरा हैरान हो जाती है। अरे रिया, तुम बाथरूम में कब गई? तुम तो किचन में गई थी ना मेरे लिए चाय लेने। अरे मीरा, मैं कब? तुम अंदर कब आई? और मैं तो कब से नहा रही थी, मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं। पर रिया मीरा के डरे हुए चेहरे को देखकर सब कुछ समझ जाती है। मीरा, जरूर तुमने भी उस चुड़ैल को ही देखा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। अरे रिया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी किचन से जोर के बर्तन गिरने की आवाज आती है। मीरा और रिया साथ में किचन की तरफ देखती हैं। वो दोनों किचन की ओर बढ़ती हैं और वहां जाकर देखती हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता, बस चाय का बर्तन जमीन पर गिरा हुआ था। रिया मीरा से कहती है, मीरा चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। रिया मीरा को लेकर पास के रेस्टोरेंट में जाती है। वहां पर रिया मीरा को बताती है, मीरा 1 महीने हो गए हैं और मेरे साथ इस तरह की अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मैं मेरी ही तरह दिखने वाली एक चुड़ैल को बार बार अपने कमरे में देखती हूँ। कभी वो किचन में, तो कभी बाथरूम में, तो कभी रात में सोते वक्त मेरे बगल में मेरे बेड पर दिखाई देती है, मानो वो मेरे साथ उस रूम में रह रही हो, मेरी रूममेट की तरह। अरे रिया, तो अब तुम क्या करोगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मीरा, तुम ही कुछ रास्ता बताओ। मीरा रिया से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए रिया के साथ उसके रूम में शिफ्ट हो जाएगी और उतने दिन में मीरा रिया के लिए नया कमरा ढूंढ लेगी। पर रिया की हमशक्ल रूममेट ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। जब रिया और मीरा उसके रूम में साथ साथ रहने लगी तो उस चुड़ैल को मीरा से परेशानी होने लगी। एक दिन जब रिया कॉलेज गई थी तब चुड़ैल मीरा के सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी रिया घर आ जाती है। रिया, रिया मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ। अरे मीरा को छोड़ो, भला कौन हो तुम और क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? मुझे ये लड़की इस रूम में नहीं चाहिए। इस रूम में सिर्फ मैं और तुम रहेंगे, वो भी साथ साथ। अच्छा ठीक है, तुम इसे पहले छोड़ दो प्लीज, और ये यहाँ से चली जाएगी, ठीक है? चुड़ैल मीरा को छोड़ देती है। पर भला तुम हो कौन और तुम मेरे जैसी क्यों दिखती हो और तुम्हें मेरे साथ इस रूम में क्यों रहना है? ये मेरा रूम है, ये पूरा हॉस्टल मेरा है और मैं 20 सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। हाँ, क्या मतलब? तुम मुझे जानती हो? हाँ रिया, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना होगा, वो भी इसी रूम में, मेरी रूम पार्टनर की तरह। पर क्यों?
भला क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये हॉस्टल बिल्कुल नया है और यहाँ पर अभी बहुत कम लोग हैं, पर इस हॉस्टल से पहले यहाँ एक दूसरा हॉस्टल हुआ करता था और मैं जब जिंदा थी तब इसी रूम में रहती थी। मेरी शक्ल हूबहू तुम्हारी तरह थी, पर हॉस्टल की सभी लड़कियां मुझसे दूर रहती थी और कोई भी मेरा रूममेट नहीं बनना चाहता था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब थी और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर डिप्रेशन में आकर एक दिन मैंने इसी रूम में सुसाइड कर लिया और तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, इसी रूम में। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं भी हैरान थी, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या इसका मतलब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती? नहीं, मैं बस तुम्हारी रूम पार्टनर की तरह रहना चाहती हूँ। तुम मुझे यहाँ अपने साथ रहने दो। रिया चुड़ैल को अपने साथ रहने के लिए हाँ कर देती है, पर असल में चुड़ैल सिर्फ रिया के साथ रहना नहीं चाहती थी। रिया के कमरे में रहने की इजाजत मिलने के बाद चुड़ैल और ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वो रिया के शरीर को वश में करना चाहती थी। शुरू में कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, पर फिर चुड़ैल रिया को डराने लगती है। रिया को चुड़ैल बार बार रूम में दिखाई देती थी, कभी पंखे पर लटके हुए तो कभी जमीन पर अजीबोगरीब हालत में दिखती थी। एक दिन तो जब रिया आधी रात में सोकर उठी तो चुड़ैल उसके ठीक ऊपर हवा में थी। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर हॉस्टल में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कोई बचाओ, कोई बचाओ! भला तुम क्या कर रही हो? तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अरे रिया, तू तो बड़ी मासूम निकली। तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ तेरे रूम में तेरी पार्टनर बनकर रहना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, मुझे तेरा शरीर चाहिए था, और एक बार मुझे तेरा शरीर मिल गया तो मैं तेरी जिंदगी जीऊंगी। हमारी तो शक्ल भी एक जैसी है। और इतना बोलकर चुड़ैल रिया के शरीर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन मीरा रिया से मिलने आती है। अरे मीरा, मैं हमारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे। आज हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। रिया की आंखें एकदम लाल थीं और वो अजीब हरकतें कर रही थी। मीरा को रिया पर शक होता है, क्योंकि उसने रिया को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। रिया, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? अरे मीरा, भला कोई रोज रोज कॉलेज जाता है? आज मैंने कॉलेज बंक किया है ताकि हम एंजॉय कर सके। मीरा ये सब सुनकर सब समझ जाती है कि उसके सामने रिया तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कोई और ही है। उसे रिया से डर लगने लगता है। वो रिया, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं वो करके वापस आती हूँ, फिर हम चलेंगे शॉपिंग पर। चुड़ैल को ये सुनकर मीरा पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाल लाल आंखों से मीरा की तरफ देखती है। रिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? भला तुम मुझे डरा रही हो? रिया डरावनी आवाज में मीरा से कहती है, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तुझे मेरे साथ घूमने जाना पड़ेगा, और मैं तेरी दोस्त रिया नहीं हूँ। मैंने इसका शरीर ले लिया है, पर तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरी नई दोस्त, हम खूब एंजॉय करेंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रही। चुपचाप रिया को जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? मैं यहाँ तुझसे दोस्ती करने का सोच रही थी, पर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल मीरा को हवा में उड़ा देती है और तभी मीरा के गले में भगवान का लॉकेट गिरकर रिया के गले में चला जाता है। भला ये लॉकेट मेरे गले में कैसे आया? कोई बचाओ, कोई बचाओ! तभी मीरा वापस जमीन पर गिर जाती है और वो देखती है कि लॉकेट रिया के गले में जाने की वजह से चुड़ैल रिया के शरीर से बाहर चली जाती है और गायब हो जाती है। रिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मीरा रिया को हॉस्पिटल ले जाती है। मीरा, मैं यहाँ कैसे आई? तुम चिंता मत करो रिया, वो चुड़ैल अब जा चुकी है। अब हम तुम्हारा हॉस्टल भी चेंज करवा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। समीर नाम का एक आदमी था। उसने परिधि नाम की एक लड़की से शादी की थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लिली। परिधि एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी और हमेशा से वहीं रहती थी। एक बार समीर उसके गांव में किसी काम से आया तो उसकी मुलाकात परिधि से हुई। वहीं पर समीर ने परिधि से शादी कर ली। उनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी बेटी लिली पैदा हुई थी। लिली जब पैदा हुई तो समीर और परिधि के मन में अपना घर होने और लिली का एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए समीर और परिधि उसे शहर ले जाना चाहते थे। इसलिए समीर अक्सर काम के सिलसिले में कई महीनों के लिए शहर चला जाता था। समीर ने परिधि को बताया कि देखो परिधि, सिर्फ कुछ समय की बात है। मेरे पिता के नाम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है शहर में, पर दिक्कत ये है कि उस पर कुछ रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। जैसे ही वो मेरे नाम हो जाती है, मैं तुम्हें और लिली को लेकर उस बड़े से घर में चलूंगा।
सच में? क्या वो सिर्फ हमारा ही घर होगा? अरे हाँ मेरी जान, बिल्कुल। बस मुझे ये घर अपने नाम पे जल्दी से जल्दी करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। और उसमें क्या, ये घर हमारा है तो इसको बनाने के लिए क्या मैं पैसे नहीं मिला सकती? धीरे धीरे लिली भी 10 साल की हो जाती है और आखिरकार समीर को भी शहर की वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए शहर में अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लिली, परिधि, कैसा लगा तुम्हें ये अपना नया घर? है ना एकदम बड़ा और बिल्कुल महलों जैसा, कमाल का। हाँ पापा, बहुत अच्छा है। मैं अभी अपना रूम देख कर आती हूँ। लिली दौड़कर अपना कमरा देखने जाती है। वाकई ये घर बहुत बड़ा और सुंदर है। वो तो होना ही था, ये मेरा खानदानी घर जो ठहरा। लिली जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी और वो लिली के ही बराबर थी। लिली उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखती है कि तभी उसे उसकी मम्मी डिनर करने के लिए नीचे बुला लेती है। डिनर करते वक्त, मम्मी, मेरे कमरे में वो किस लड़की की तस्वीर टंगी है? तस्वीर? कैसी तस्वीर? एक लड़की की, वो मेरे बराबर है और वो बहुत सुंदर है। वो तस्वीर मेरे कमरे में है मम्मी। ये सुनकर समीर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो खाना बिना खाए ही उठकर लिली के कमरे में चला जाता है और उस तस्वीर को निकालकर स्टोर रूम में रख देता है। समीर को ऐसा करता देख परिधि को हैरानी होती है। देखो, अब कोई भी स्टोर रूम में नहीं जाएगा। मैंने वहाँ ताला लगा दिया है। वो किस लड़की की तस्वीर है समीर? कुछ नहीं, तुम इस सब पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो सो जाते हैं। इसके बाद परिधि कुछ नहीं कहती, पर उसे समीर पर शक होने लगता है। एक दिन लिली अपने नए घर के गार्डन में खेल रही थी और अंधेरा हो गया था। तभी झाड़ियों के पास शोर होता है। जब लिली उस तरफ देखती है तो उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता, पर तभी वहाँ से काले रंग के कपड़े पहने एक लड़की निकल कर आती है। वो लिली को देखकर मुस्कुराती है। ये वही तस्वीर वाली लड़की थी। उसकी हंसी अजीब सी थी, कुछ डरावना था उसकी हंसी में। अरे, तुम तो वही हो ना जिसकी तस्वीर मेरे कमरे में लगी थी? क्या तुम यहीं कहीं रहती हो आसपास? पर तुम हमारे गार्डन में क्या कर रही हो? पर वो लड़की एकदम शांत थी और लिली को घूरे जा रही थी। तभी वो लिली के कान में कुछ कहती है। लिली यह सुनकर डर जाती है और वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी देखो ना, वो तस्वीर वाली लड़की हमारे गार्डन में मेरी साइकिल के पास खड़ी है और वो ये भी कह रही है कि वो हमारा यहाँ कई सालों से इंतजार कर रही थी और वो यहाँ पापा को मार देगी और मुझे भी। क्या? कौन लड़की? परिधि खिड़की से बाहर देखती है तो उसे साइकिल के पास कोई भी नहीं दिखता। परिधि को लगता है कि जरूर लिली को वो तस्वीर देखने के बाद वहम हुआ होगा, इसलिए वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर आए दिन लिली परिधि से बार बार उसी लड़की का उसके साथ होने की बात कहने लगी। वो अक्सर कहती थी कि मम्मी, जब मैं अकेली खेलती हूँ तो वो काले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की मुझे डराती है। लिली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई लड़की नहीं है, और फिर तुम्हारी ये लड़की मुझे क्यों नहीं दिखती? देखो, अब तुम ये सब कहानी बनाना छोड़ दो प्लीज। मम्मी, वो लड़की अंधेरे में से निकल कर आती है और फिर वो अंधेरे में छुप जाती है और मैंने उसे स्टोर रूम से उसकी तस्वीर में से भी निकलते हुए देखा है। परिधि को लिली की बात सुनकर एक अजीब सा डर लगता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं बोलती है। एक दिन लिली रात में सो रही थी कि अचानक से वो नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। समीर और परिधि दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं। क्या हुआ बेटा? उठो, तुम जरूर कोई बुरा सपना देख रही हो। होश में आओ बेटा, देखो मैं और मम्मी यही हैं, तुम्हारे पास। पर लिली नींद में चिल्लाती ही जा रही थी। समीर और परिधि बार बार उसे जगाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं जगती और सिर्फ जोर जोर से चिल्लाती है। अचानक से लिली अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी और तभी वो अचानक से समीर की गर्दन को जोर से पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। लिली, लिली, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, छोड़ो मुझे। लिली, लिली, अपने पापा को छोड़ो, वो मर जाएंगे। परिधि लिली का हाथ समीर के गले से छुड़वा देती है। फिर जाकर समीर की जान में जान आती है। लिली अपना सर कमरे के अंधेरे कोने की तरफ कर लेती है और अंधेरे में देखने लगती है। लिली, लिली, होश में आओ, और तुम अंधेरे की तरफ क्यों देख रही हो? क्या है वहाँ? तभी परिधि को लिली की बात याद आ जाती है, उस काली लड़की के बारे में जो अंधेरे में रहती है। परिधि उस तरफ देखती है जिस तरफ लिली अपनी काली आंखों से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उस जगह एकदम अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उस अंधेरे में से वही लड़की निकलकर सामने आ जाती है जिसकी तस्वीर स्टोर रूम में पड़ी थी। जब समीर उसे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पास छिपाई हुई गन निकाल लेता है और उस चुड़ैल लड़की की तरफ घुमा देता है। समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये बंदूक?
ये तुम्हारे पास, ये कहाँ से आई भला? नीचे रखो इसे, नीचे रखो। अरे तुम चुप हो जाओ परिधि, तुम नहीं जानती हो, अगर मैंने इस चुड़ैल को नहीं मारा तो ये मुझे मार देगी और तुम सबको भी। तभी वो चुड़ैल गन को अपनी शक्तियों से हवा में उड़ाकर अपने हाथ में पकड़ लेती है और समीर पर गोली चला देती है। इस डायन ने मुझे सच में गोली मार दी, कोई पुलिस बुलाओ। अरे परिधि, हॉस्पिटल में फोन लगाओ, मुझे गोली लगी है। पर तभी चुड़ैल लिली की तरफ देखती है और लिली बेहोश हो जाती है। आखिर कौन हो तुम, और तुमने मेरे पति को क्यों मारा? जिस आदमी को आप अपना पति कह रही हैं, वो मेरे भी पापा हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? ये झूठ है। नहीं, यही सच है। आपसे शादी होने से पहले इस आदमी ने मेरी माँ से शादी की थी, सिर्फ इस घर के लालच में। फिर इसने मेरी माँ को मार दिया और ऐसा दिखाया जैसे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हुई हो। उसके बाद जब इसे पता चला कि घर माँ मेरे नाम पर करके गई है और इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, तो गांव जाकर इसने आपसे शादी कर ली ताकि आपसे जो पैसे इसे मिले उससे ये कोर्ट की मदद लेकर ये घर अपने नाम करा ले। पर जब ये सब काम नहीं आया तो इसने हाल ही में मुझे भी मार डाला। परिधि ये सब सुनकर रोने लगती है। उसे अपने पति के किए हुए कर्मों पर बहुत दुख और अफसोस होता है। अब मैंने अपना और अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। ये बोलकर चुड़ैल बेटी अपना बदला लेने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। उस चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लिली को भी वापस होश आ जाता है और लिली परिधि खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।